नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेष। बिहार में एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई है और जिस तरह से जिन एग्जिट पोल का इससे पहले हमने नाम भी नहीं सुना था, वो सारे एग्जिट पोल एक तरह से एनडीए की बढ़त दिखा रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने हमला किया। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये सारे एग्जिट पोल एक तरह से प्रेशर बनाने की टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, नतीजे इससे उलट आएंगे। अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो देश में पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था उससे नतीजे काफी उलट आए, यानी कि बीजेपी को प्रचंड जनादेश आया। हरियाणा में एग्जिट पोल ने कांग्रेस की वापसी दिखाई थी, लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। वैसे ही एग्जिट पोल बिहार में बार बार गलत होते रहे हैं। 2020 में अगर कई सारे एग्जिट पोल ने जो दिखाए थे नतीजे, उसके हिसाब से टुडे चाणक्य ने दिखाया था कि 102 और 180 सीटों के बीच में, यानी 102 सीटें एनडीए को आ रही हैं, 180 सीटें महागठबंधन को आ रही हैं, लेकिन सरकार बन गई एनडीए की। एक्सिस माइंडिया का जो पोल था उसने भी महागठबंधन को बड़ी लीड दिखाया था, यानी कि 139 से 160 सीटों की बीच में आंकड़ा दिया था, लेकिन सरकार एनडीए की बन गई। उसी तरह से सी वोटर का जो सर्वे था वो तकरीबन आंकड़ों के, यानी कि जो निर्णायक आंकड़ा था, जो जीत का आंकड़ा था और सरकार बनाने का जो आंकड़ा था उसके करीब आसपास में था। 116 और 120 का आंकड़ा था। जन की बात भी उसी तरह से गलत हुआ। 2015 का अगर आंकड़ा देखें बिहार को ही लेके, तो टुडे चाणक्य का जो आंकड़ा था वो एनडीए की सरकार बन रही थी, लेकिन सरकार बन गई वहां पे नीतीश कुमार और महागठबंधन की। उसी तरह से सी वोटर का जो सर्वे था, उस सर्वे ने भी महागठबंधन की एनडीए की लीड थी, लेकिन सरकार महागठबंधन और नीतीश कुमार की बनी। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि इस बार का जो एग्जिट पोल है वो सच साबित होगा या फिर पिछले बार की तरह ही एग्जिट पोल को एक एंटरटेनमेंट का माध्यम समझना चाहिए। कल की शाम ढेर सारे लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ, मनोरंजन हुआ, और आज की शाम भी थोड़ा बहुत मनोरंजन बाकी है। तो इसकी एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पे हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, और साथ ही क्या एग्जिट पोल के उलटने की संभावना बनी हुई है, बची हुई है, या फिर नीतीश कुमार की जो वापसी है जिसके कई सारे फैक्टर गिनाए गए हैं, वो सारे फैक्टर जमीन पे उतरते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे साथ कई मेहमान हैं, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिसमें शशिकांत पांडे हैं जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। इससे पहले एग्जिट पोल और इस तरह के सीएसडी के एग्जिट पोल होते हैं, पोस्ट पोल सर्वे, उससे भी जुड़े रहे हैं। राकेश रंजन जो पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और सीएसडीएस का जो पोल होता है उससे भी जुड़े रहे हैं, तो शायद बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि सीएसडीएस एक प्रामाणिक संस्था मानी जाती है और उसके आंकड़ों पर सभी विश्वास करते हैं। अमिताभ भूषण जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंशुल अथानी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो बिहार के मुद्दे पर गंभीर चर्चा में हमेशा शरीक रहती हैं और बिहार के खबरों पर पैनी नजर रखती हैं, और संतोष सिंह भी हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे, जिनका की एक अपना वहां पे काफी पॉपुलर यूट्यूब का चैनल भी है और लगातार कानाफूसी नाम से कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं। ये जो एग्जिट पोल हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी, और इसमें ढेर सारे ऐसे एग्जिट पोल वाले हैं जिनका नाम पहली बार लोगों ने सुना है, जो प्रामाणिक एग्जिट पोल जो इससे पहले करते रहे हैं, चाहे सी वोटर हो या फिर एसी नेल्सन का जो सर्वे आता था, वो सारी सर्वे इस बार नहीं हुए हैं। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया का सर्वे आ जाना है, और बाकी जो सर्वे एजेंसियों ने सर्वे दिखाए हैं, न तो उनका कोई डेटा सामने आया है, कितने लोगों का सैंपल साइज है, कितने लोगों से उन्होंने सवाल पूछे हैं, सवाल के का जो मापदंड था वो क्या था। तो कुल मिलाकर कैसे विश्वास किया जाए, या फिर आप कितना क्रेडिबल मानते हैं इन एग्जिट पोल को? राकेश जी बताएं। जी, मैंने 2005 में एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 2010, 2015, 2020 में कोई एग्जिट पोल सीएसडीएस ने किया नहीं, बल्कि वो पोस्ट पोल करती थी। तो एग्जिट पोल की उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट थी, कि वोटर एग्जिट कर रहा है बूथ से, और हम वहाँ पर एक क्वेश्चनर ले जाते हैं, एक डमी बैलेट पेपर ले जाते हैं, एक डमी बैलेट बॉक्स ले जाते हैं, ये तीनों चीज़ ले जाते थे। और हमसे 2-2 घंटे के अंतराल पर हम 10-10 वोटर चूज करते थे और उनसे राय मांगते थे और कहते थे आप मुझे मत बताइए कि आपने किसे वोट दिया है, बल्कि आप इस बैलेट पेपर में मार्क कीजिए और बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। और वैसी स्थिति में जो एग्जिट पोल होते थे ना, वो ज़्यादा निकटवर्ती होते थे, और जो अनुमान लगाए जाते थे, लगभग वो सीएसडीएस के अनुमान रिजल्ट से मैच करते थे। 2010 की आप बात करेंगे, 2010 में हम लोगों ने पोस्ट पोल किया था, और सीएसडीएस ने उसमें बस वोट शेयर दिया था, उसने ये नहीं बताया था
कि सीटों का अनुमान कैसे होंगे, लेकिन एक दूसरे प्रोफेसर ने उसको किया था कन्वर्ट, और 225 सीटें उसने ये दिया था एनडीए को, और लगभग उसी से मैच की 224-25 सीटें उनको आई थी। तो उस समय की जो मेथड थी वो अलग थी, वो थोड़ी साइंटिफिक ज्यादा थी। साइंटिफिक इस मामलों में थे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि आप किसे वोट देंगे, हम किसी पब्लिक से नहीं पूछते थे। दूसरा था कि क्या ये मैच कर सकते हैं जो 14 तारीख को जी रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगा ना कि अगर हम दोनों गठबंधनों को देखेंगे, बाइपोलर है, लेकिन एग्जिट पोल वाले क्या शशिकांत करते जी, ठीक है राकेश जी, शशिकांत जी आपसे भी जी, आवाज समझना आवाज आ चाहूंगा रही है? कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो बिहार को लेकर जिस तरह से एनडीए की उन्होंने लीड दिखाई है, कैसे आप कन्विंस्ड हैं या आपको लगता है कि ये आंकड़े सही हैं या इनकी जो क्रेडिबिलिटी है क्योंकि इन्होंने कोई सैंपल साइज नहीं दिया, कितने लोगों से इन्होंने पूछा है, क्या क्वेश्चन थे, क्या सवाल जवाब थे, तो कुल मिलाकर आपको कितना विश्वास है ये सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों पे, दावों पे? पहले वो उपलब्धता नहीं थी या उनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही है। निश्चित रूप से ये जो रिजल्ट को लेकर के, और जैसा कि राकेश जी ने बताया, जिस तेजी के साथ वो अपना डेटा जारी करते हैं, और सारे कुछ चीजें उनकी सीक्रेट है, क्योंकि ये एक मेथोडोलॉजी है, और ये मेथोडोलॉजी अमेरिका में काफी यूज होती है, और वो स्पॉट ऑन होते हैं। हमारा CSDS भी बहुत सारे सर्वे कंडक्ट कराता रहा, और उसमें भी जो है हमें, हालांकि हमें भी कई बार ऐसा कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी, लेकिन हम काफी हद तक सफल रहे हैं। तो उसकी एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। अगर उस टेक्निक को प्रॉपर यूज नहीं किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो डाटा है, जो रिजल्ट आ रहा है और जो बताया जा रहा है, वो दोनों में अंतर आ जाएगा। एग्जिट पोल में एक नियर एक्यूरेसी होती है कि अगर वोटर जो वोट मतदान करके जो बाहर आता है, जो एग्जिट करता है, उसका मत लिया जाता है, और एक संभावना होती है कि वो लगभग सही जानकारी होगी। लेकिन अभी क्या है, 2015 का आपने जिक्र किया, बिहार में यह बिल्कुल उलट गया था, दूसरे तरह का बिल्कुल रिजल्ट आया। और जनरली ये देखा गया है, इन एग्जिट पोल को आप विश्लेषण करें तो, कि जो सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, बताए गए हैं, वो गलत साबित हुए। यानी जो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जो एग्जिट पोल ज्यादातर आए, वो गलत गए। तो ये इस तरह की जो एजेंसीज हैं, जो जब उनके बहुत सारी चीजें सीक्रेट्स हैं, उन्होंने कितने, क्या सैंपल साइज थी, क्या उनके क्लासिफिकेशंस थे, क्या कितने एज ग्रुप के लोगों को लिया, अगर ये सारी चीजें अगर नहीं है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को कैटर किया, तो स्वाभाविक ऐसी संभावना काफी प्रबल है कि वो गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए इसमें आप देखिए कि जैसे जितने भी पहले जो सर्वे आते रहे हैं, एक कंसिस्टेंटली तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के ऊपर काफी लीड मिली कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए काफी उनको वहां के लोगों ने ज्यादा वोट किया। स्वाभाविक है कि जब उनको ज्यादा वोट कर रहे हैं तो उनकी पार्टी को भी उस प्रोपोर्शन में ही मिलना चाहिए, लेकिन वो चीजें सर्वे बिल्कुल उलट बता रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एजेंसीज हैं, उनकी विश्वसनीयता वो संदिग्ध नजर आ रही है। अमिताभ, आपसे समझना चाहूंगा कि जो डेटा जो कहता है कि 10% का ज्यादा हुआ है, महिलाओं ने 8.8% ज्यादा पोलिंग की है पिछली बार के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले। वैसी स्थिति में जो सारे सेफोलॉजिस्ट हैं, सबकी जो भविष्यवाणी, जो टिप्पणी है, वो इस पे टिकी हुई है कि जो 8.8% का जो वुमेन वोट बैंक टर्नआउट है, वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की दशा और दिशा को बदल देगा। आपको लगता है कि सिर्फ इसी फैक्टर को हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर यूथ का जो ट्रैक्शन है, यूथ का जो मोबिलाइजेशन है, उसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, तो यूथ फैक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की दशा दिशा बदल सकता है? या फिर आपका टेक क्या है कि जो एग्जिट पोल है वो सही है, उसके आसपास ही आंकड़ा रहने वाला है? ठीक है, दो तीन चीजें हैं शंकर जी। पहला तो ये है कि जो आपने कहा कि मत के प्रतिशत को लेकर, तो एक बात जो मत के प्रतिशत के मामले में है, वो बहुत साफ है, उस पर चर्चा बहुत कम हुई है। आप 2005 से देखते जाइए बिहार के चुनाव को, तो केवल एक 2020 की विधानसभा है, वो भी कोविड के साये में वो विधानसभा चुनाव हुआ था। उस विधानसभा को छोड़ दें तो 2005 से लेकर 2025 के बीच जितनी भी विधानसभाएं हुई, 5, 10, 15, 20, 25, केवल 20 को छोड़ दे तो शेष विधानसभा में औसतन 6 से 8% मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। कोविड के दौरान वो इजाफा नहीं हुआ था। तो ये जो कहा जा रहा है कि बिहार में अप्रत्याशित इजाफा हो गया है मत प्रतिशत में, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
अगर 2020 में पीछे के ट्रेंड को फॉलो किया होता बिहार, तो स्वाभाविक तौर पर 8% का 2020 में ही 6% कम से कम बढ़त होती, और फिर 2025 में भी वही परिस्थिति होती। तो वो पहली बात तो ये है कि कोई अप्रत्याशित मत प्रतिशत नहीं है। दूसरी बात है शंकर जी, जो आप कह रहे थे महिला मत प्रतिशत का, तो बिहार में, बिहार से आप अच्छी तरह वाकिफ है, आप समझते हैं बिहार की जो परिस्थिति है वो ऐसा नहीं कि पहली दफा महिलाओं ने 6% या 8% ज्यादा मत, 10% ज्यादा मत उन्होंने पोल कर दिया है। पीछे भी फिर से वही बात है कि बिहार में पुरुष तो बाहर में है, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो महिलाएं ही घर में हैं, बुजुर्ग घर में हैं। तो स्वाभाविक है कि महिलाएं पहले भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, ऐसा नहीं कि पहली दफा वो ज्यादा वोटिंग करने निकल गई हैं। पीछे के भी जब आंकड़ों को आप देखेंगे तो अमूमन 6 से 8% मत प्रतिशत हमेशा पुरुषों से ज्यादा रहा है महिलाओं का। तो वो दूसरी बात है मत प्रतिशत को लेकर। तीसरी बात, जो तमाम एग्जिट पोल हैं जो अनुमान जाहिर कर रहे हैं, उसको लेकर मेरा ये मानना है, जो मेरी बिहार की समझ है, कि बिहार में इस चुनाव में मैं ये मानता हूं कि एनडीए की बढ़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए 150 पार कर जा रही है, 180 पहुंच जा रही है, 160 पहुंच जा रही है, ऐसा भी नहीं। मामला बहुत करीब का है। तकरीबन 42 ऐसी सीटें मैंने निकाली हैं जहां बिल्कुल नेक टू नेक मसला है, वहां आप सीधे सीधे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहां तक भी आप नहीं कर सकते कि एज किसको है। बाकी की सीटों को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कई कारण आपको दिखेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है, तो उसमें बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी का है, क्योंकि एक बात शुरू से हमने ये देखा कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता को लेकर जो एक विरोध का स्वर था, बहुत मुखर स्वर था, 2025 के चुनाव में उस रूप में वो मुखर स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। वो 20 वाली स्थिति नहीं है। दूसरा, 20 में तेजस्वी को लाने को लेकर जो एक लोगों में उत्साह था उनके वोटर वर्ग में, और उनके पारंपरिक वोटर वर्ग से इतर भी नए वोटर वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था, जिसमें आपने युवाओं का जिक्र किया, बेरोजगार भी जुड़े थे। तो वो जो उत्साह था, वो उत्साही वोटर तबका इस समय तेजस्वी के पक्ष में 2025 के चुनाव में मुझे दिखाई नहीं दी। न तो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कोई बड़ी लहर है, और न ही तेजस्वी को लाने को लेकर कोई बड़ी लहर मुझे ग्राउंड पर दिखी। एक बात तो है कि बढ़त है एनडीए की, लेकिन अब सीटों को लेकर जिस तरीके से श्रद्धा भाव से लोगों ने नंबर दिया है, क्या उसके पीछे इसकी गणना की गई अलग अलग सीटों पर? उदाहरण के तौर पर सहरसा की सीट में जनसुराज के प्रत्याशी की क्या भूमिका होगी त्योहार में? मांझी की सीट में जनसुराज के प्रत्याशी की क्या भूमिका होगी? तो अलग अलग सीटों पर, सारण की सीट हो, मुजफ्फरपुर की सीट पर जनसुराज की क्या भूमिका होगी, दरभंगा में जनसुराज और साथ में प्लुरल्स पार्टी की क्या भूमिका होगी? तो इन सब का सारे एग्जिट पोल ने तो जनसुराज को एक भी सीट नहीं दिया है। कुल मिला के सारे एग्जिट पोल में जनसुराज को कोई सीट नहीं दिख रही है, तो जनसुराज क्या बिल्कुल ही ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है? नहीं, एक बात और भी है शंकर जी की जनसुराज की सीट ना आना, लेकिन मत प्रतिशत में क्या है आप देखिए। पिछली बार 2020 में जब चिराग पासवान अलग होकर लड़े थे चुनाव, तो मत प्रतिशत में जो उन्होंने हासिल किया सीटों में देखिए तो 0 थे, लेकिन उनके मत प्रतिशत की वजह से जेडीयू को कितनी सीटों का नुकसान हो गया? 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा। तो जनसुराज की वजह से बिहार में किन किन दलों का किन किन सीटों पर उनकी सेहत खराब हो रही है। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से आरजेडी कांग्रेस का कितना नुकसान हो रहा है, इस सब का जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे और अपने एग्जिट पोल में अगर इन फैक्टर्स का हम ध्यान नहीं रखेंगे, इंडिपेंडेंट के फैक्टर्स का, जनसुराज के फैक्टर्स का, सीमांचल के भीतर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के फैक्टर का, तब तक वो ठीक तरीके से विश्लेषित नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये जो अभी एग्जिट पोल हैं उस पर मुझे बहुत भरोसा नहीं है। वो पद्धति एक भरोसे की पद्धति है, लेकिन जो लोग उस पद्धति के नाम पर श्रद्धा से संख्या बता रहे हैं उनके ऊपर अब मुझे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो भरोसा नहीं करते हैं। जी राकेश जी, आपसे सवाल की जो सारे लोग इस डेटा को या फिर जो एग्जिट पोल का डेटा है या फिर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसको लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, क्या कुछ सारे जो टिप्पणीकार हैं, विश्लेषक हैं, वो कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं? क्योंकि सबकी जो थ्योरी है
वो वुमेन वोटर पे टिकी हुई है, क्योंकि वुमेन वोटर का टर्नआउट ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को एज मिलेगा। लेकिन क्या इस पूरे डेटा में हम कुछ मिस कर रहे हैं? देखिए, जब भी ये एग्जिट पोल की जाती है ना, तो वो बस दो गठबंधनों को लेकर चल रहे हैं या बड़ी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं, जैसे इंडिया गठबंधन और ये एनडीए को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अदर्स के वोट शेयर भी तो होते हैं ना। जैसे पिछले इलेक्शन को आप देखेंगे, 2020 का इलेक्शन, ऑल टुगेदर 74 हो गए, 5% वोट आपको चिराग जी को मिला, 80% हो गया, तो 20% तो अदर को वोट मिले हैं ना। और ये विधानसभा चुनाव में काफी मायने रखते हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे आप रोहतास वाले एरिया हम देखेंगे कि वहां पर चंद्रशेखर जी का भी अच्छा प्रभाव है। यूपी के जो नेता है चंद्रशेखर जी, उनकी जो पार्टी आजाद सम करके पार्टी करके, उनका भी अपना इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से आप नालंदा में अगर शेखपुरा की बात करेंगे तो आरसीपी का भी अपना अपना इन्फ्लुएंस है। तो ये जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये बड़े पैमाने पर बड़े फ्रेमवर्क पर कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज को ये देख नहीं पाते हैं, संबोधित नहीं कर पाते हैं। और जैसे प्रशांत किशोर जी लगभग करते भी हैं या सिर्फ ऑफिस में बैठ के डेटा भर देते हैं कि विमेन के वोट परसेंटेज बढ़े हैं। और अगर विमेन 70% वोट दे रही है, मतलब ये ऐतिहासिक टर्नआउट है। और वो विमेन का वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक अंडर करेंट है। अब उसको मापना होगा कि ये अंडर करेंट किसके पक्ष में जा रही है। ऐसा हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि जो लाभान्वित पक्ष है, और नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, राकेश जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टोटल 10% में से वुमेन का जो वोटर है वो 8%, 10% बढ़ोतरी हुई है, 8% वुमेन का वोट बढ़ा है, तो कुल मिलाकर 1.5-2% ही वुमेन का वोट बढ़ा है। और अगर पिछले बार के आंकड़ों को देखें तो 2 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था। इस बार शायद 4 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। तो आपको लगता है कि ये 4 लाख का जो डेटा है वो इतनी बड़ी मैंडेट की तरफ इशारा कर रहा है जो एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहा है, या फिर वो आंकड़ा उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए की होगी? हाँ, देखिए, ये ना आप केरला का उदाहरण भी ले सकते हैं कि वहां पर दो बड़े गठबंधनों में ऐसा होता है, और वोट परसेंटेज का वोट का गैप बहुत कम रहता है, लेकिन लगभग एक पार्टी को बहुत अधिक वोट आ जाती है, दूसरे को बहुत कम सीटें आती है। आप केरला में देखेंगे, कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन है, 2% 3% का अंतर होता है। तो अगर ये 2% का अंतर महिलाएं कर रही हैं, तब तो एक पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल सकता है, दूसरी पार्टी काफी कम वोट ला सकती है। मैं उसे इस रूप में देखना चाहता हूँ। और फिर इधर जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता चला गया, एक जो कंफ्यूजन था कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे, लेकिन पटना की सड़कों पर लगना शुरू हो गए सेकंड फेज से पहले, 25 से 30% नीतीश। तो ये सब स्पष्ट एक मैसेज जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार बढ़त हासिल कर रहे हैं, और वैसे महिलाओं ने शायद इनके पक्ष में अधिक मतदान किया। मेरा ये मानना है। अंशु, आज तो नीतीश जी मंदिर, गुरुद्वारे और सब कुछ हो लिए, और कल से जिस तरह से वो एक्टिव है, ललन सिंह के घर पे गए, उसके बाद आज गुरुद्वारे मंदिर का भी दर्शन किया, तो कुल मिलाकर ये जो वो उस अफवाह को निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हेल्थ खराब है या फिर वो पूरे तरह से कंट्रोल में है, उनके हाथ में सब कुछ उन्हें पता है। और जो बीजेपी एक तरह से बीच के फर्स्ट पेज में जो एक बीजेपी का प्लॉय था कि भाई नीतीश को उस तरह से क्रेडिट मत दो, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बात के फर्स्ट पेज होते होते उन्हें समझ में आ गया कि ये इस इलेक्शन को नीतीश कुमार ड्राइव कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि नीतीश कुमार की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो बाहर निकल रहे हैं, जैसे वो सुबह-सुबह जेडीयू के दफ्तर भी कल गए थे और वहाँ पर उन्होंने सब चीज़ों को देखा, आज वो गुरुद्वारे भी गए, तो वो बिल्कुल एट ईज़ हैं। और वो कोई ये एक संदेश देना चाहते हैं अपने सारे वर्कर्स को और अपनी पूरी पार्टी को और पूरे अपने, कहा जाए कि राज्यवासियों को, कि सारी चीज़ें हैं वो उनकी कमान में है और वो बहुत ही अब शांत और स्थिर हैं, और जो भी नतीजे आएंगे उसको लेकर वो, उनके मन में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने वोटर्स पर विश्वास है और अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। ये उनके विश्वास को झलकाता है, उनका जो एक, मुझे लगता है कि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और ये जमीन पर भी दिख रहा है कि जिस तरीके से इस बार वोटिंग पैटर्न रहा है, महिलाओं ने सामने आकर वोट किया है, और जिस तरह से ये पूरा नैरेटिव बना, और ये नैरेटिव ही क्या, ये सच्चाई नजर आई कि बीजेपी ने जिस तरह से शुरुआत से इग्नोर किया नीतीश कुमार को, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, तो उसका एक सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ा है। तो ये उनको लग रहा है कि उनकी सीटें बढ़ने वाली है, और ये आत्मविश्वास है उनका, जो उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज और उनके पूरे क्रियाकलापों में नजर आ रहा है, और पार्टी की भी कमान उनके हाथ में है, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन वहां, यहाँ आप जो बात कर रहे थे, जो पहले आपने सवाल पूछा था, उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि ये जो एग्जिट पोल है,
जितने अगर बात की जाए इन एग्जिट पोल को, जो एक बड़ा पत्रकार वर्ग है, समूह जो सीरियस पत्रकार है, कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा है और बहुत सारे बड़े पत्रकारों ने अपने आकलन पेश किए हैं। अमिताभ के पास आते हैं। अंतिम टिप्पणी अमिताभ आपसे लेंगे कि आप इस पूरे चुनाव में कुल मिलाकर अगर प्रशांत किशोर को वोट, तो चूंकि 243 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, तो निश्चित रूप से मत प्रतिशत तो मिलेगा, लेकिन अगर सीटें नहीं मिलती है तो जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि 25 सीटें नीतीश कुमार को अगर आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर ने ऐसे ही कहा था कि राघोपुर में जाऊंगा तो तेजस्वी राघोपुर छोड़ के भाग जाएंगे और वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर प्रशांत किशोर ने ये कहा कि पार्टी ने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले उन्होंने कहा था मैं लोगों से बात करूंगा, राघोपुर में लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए और उन्होंने कहा पार्टी ने कहा है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो प्रशांत किशोर कब क्या बोलेंगे, कब पलटेंगे, वो मतलब उसका अंदाजा होने लगा है कि वो जो बात कह रहे हैं अभी परिपक्व राजनेता नहीं है, तो ऐसे में बोलने में कई बार वो असावधानी रखते हैं। तो उन्होंने कह दिया उत्साह में कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा आएंगे और उनको ये भी लगता है कि जनसुराज सरकार बनाने के करीब है। बार बार वो कह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा और बिहार बदल जाएगा, मत प्रतिशत उस तरीके का है। और मुझे लगता है कि कमोबेश प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं शायद वो उस काम को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जनसुराज की एक उपस्थिति बनी है, मत प्रतिशत में भी एक उल्लेखनीय इजाफा का होना पूरे राज्य स्तर पर, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। तो उसके बाद अगर वो थोड़े भी सीरियस होंगे तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे और इसी काम में वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनकी संभावना अच्छी बनेगी। दूसरी बात एक मैं जोड़ना चाह रहा था इसमें, शंकर जी की जो जिक्र हो रहा था महिला मतदाताओं का, ये बड़ा सरलीकरण है कि महिला मतदाता नीतीश कुमार के पक्ष में है और वो ज्यादा निकली हैं तो नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाएंगी और वो सत्ता में आ जाएंगे। मुझे ये बताइए, फॉर्म 16 के जरिए आप बूथ से फॉर्म 16 बूथ का लेकर के, और बिहार में तो बड़ा आसान है देख लेना कि कौन से बूथ पर किस जाति की संख्या कितनी है। सब टाइटल उठाइए, टाइटल से छांट लीजिए, देख लीजिए। अध्ययन करने पर आपके समझ में आएगा कि इस बार के चुनाव में यादव और मुस्लिम समाज के भीतर बहुत ज्यादा उत्साह था, उनकी उपस्थिति बढ़ी है। महिलाओं के मामले में भी जो लोग कह रहे हैं वो मुझे बता दें कि मुस्लिम महिला और यादव महिला क्या वो नीतीश कुमार के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पक्ष में मतदान करके आई थी? अगर मान लीजिए मत प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है और उसमें इस समुदाय की महिलाओं की संख्या भी है उल्लेखनीय, तो वो भी उनके पक्ष में चला गया है क्या? तो इस तरीके से सरलीकरण कर देना कि महिलाएं निकली हैं तो वो दे ही दी होंगी, ये 10,000 खाते में पहुंच गया है तो सब महिलाएं वहीं एनडीए के पक्ष में कर दी होंगी, ये भी जाती है। इतना सरलीकरण और इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। और एक बात और भी है, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि भाई तेजस्वी यादव की लोकप्रियता मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर ज्यादा थी, तो फिर पार्टी के रूप में उस रूप में फिर क्यों नहीं दिख रहा है? उस पर मुझे ये लगता है शंकर जी कि आप देखिए, तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता इस समय बिहार में खूब है, लेकिन जनशक्ति जनता दल की लोकप्रियता को अगर तेज प्रताप के सामने आप रखें या जनसुराज को प्रशांत किशोर के जी। सामने रखें तो वो परिस्थिति बदल जाती है। प्रशांत किशोर पॉपुलर हो सकते हैं, तेज प्रताप पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं है, तो वो कई बार बदल जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, चूंकि ये आखिरी टिप्पणी है, कि मुकाबला बहुत करीब का है, एक तरफा किसी के पक्ष में नहीं जी है, लेकिन हाँ, बहुत सारे कारणों की वजह जी। से एनडीए को संतोष जी, चुनाव में मैं बढ़त दिखा। आप जुड़ गए हैं तो आपसे कुल मिलाकर एक अंतिम टिप्पणी ली जाए कि क्या हो रहा है नीतीश कुमार के जो पिछले 2 दिनों के जिस तरह से वो ललन सिंह से मिले, जेडीयू कार्यालय गए और जो पटना में मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या है कानाफूसी कुल मिला के? काना कानाफूसी यही है कि देखिए, नीतीश निश्चिंत है। बहुत सारी चीजें जरूर चल रही हैं कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब, लेकिन जो आप ग्राउंड पे जो चीजें दिखी है ना, उसके बाद नीतीश का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। महिला वोटर का अगर हम बताएं, वो जिस पर अब वो सवाल कर रहे थे, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां महिलाओं का वोट ज्यादा हुआ है उसमें 70% सीटें एनडीए जीती है और उस एनडीए में लगभग 80% का ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का रहा है। कई आंकड़ों में ये चीजें आ चुकी हैं। तो महिलाओं का इस तरीके से आना
एक रिसर्च का तो विषय है ही कि क्यों आया है, लेकिन एक बात जो सब लोग मिस कर रहे हैं कि जो जीविका दीदी का इन्वॉल्वमेंट चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से देखा गया, जो लीगली सही नहीं है, देखा गया। विपक्ष पता नहीं क्यों चुप रही पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, और वो कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक रहा नीतीश कुमार के प्रबंधन का। सब लोग हर बूथ 5 यूथ का नारा बीजेपी देती है ना, और कहिए तो हर बूथ 50 महिला, उसका जितना नेटवर्क है उसका। तो ये जो माइक्रो लेवल पर जो नीतीश कुमार का मैनेजमेंट था ना, ये मैनेजमेंट बहुत ही कह सकते हैं कि रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। और हम चलते चलते यही कह सकते हैं कि देखिए, वो अब हम कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो चीजें दिख रही है ना, 180 से 200 तक पहुंच जाए एनडीए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब महिलाओं को लेकर मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है हर चुनाव में, आप पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी देखिए ना, महिलाओं में आरा में देखिए, नवादा में देखिए, मधुबनी में देखिए, वहां महिलाएं नहीं निकली है। कुछ तो बात होगा, कोई तो ट्रेंड होगा, क्यों नहीं निकली? बाकी पूरे प्रदेश में महिलाएं निकली, नवादा में नहीं निकला, क्या बात हो सकता है? और लोकसभा चुनाव में देखिए, बीजेपी वही चुनाव हारी है जहां महिलाएं नहीं निकली है। ये भी डाटा आप देख लीजिए। और इस बार जिस तरीके से महिलाएं बाहर निकली हैं, तो आप बताइए कि नवादा के बगल के दूसरे इलाके में महिलाएं निकली, नवादा शहर में क्यों, नवादा पूरे जिले में क्यों नहीं निकली? ये तो रिसर्च का विषय है ना। आरा में नहीं निकली जी, या तो आप कह सकते हैं कि फ्यूडल सोसाइटी है, उसको उस तरीके से देखिए, लेकिन ऐसा भी फ्यूडल नहीं है कि भाई महिलाएं नहीं निकल पा रही है। महिलाओं में भी आप 10,000 भी दिए या जैसा भी दिए, महिलाओं का जहां उम्मीदवारों को लेकर, पार्टी को लेकर जो आकर्षण रहा, वो आकर्षण कहीं न कहीं प्रभावित करेगा रिजल्ट को भी। इसलिए आप देखिए ना, अभी तक पूरा आ गया ना कि 183 कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा वोट किए। बाकी इतनी कंस्टिट्यूंसी तो हो गया ना जहां महिलाएं निकली ही नहीं। तो ये सारे कंस्टिट्यूंसी से क्यों नहीं महिलाएं निकली? ये जो इस तरीके की चीजों का जी। विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए टॉपिक है कि क्यों नहीं वहां महिलाएं निकली ऐसे। तो दर्शकों, कुल मिलाकर इस टिप्पणी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि आज का दिन भी आप एग्जिट पोल के जरिए मनोरंजन कर सकते हैं, जब तक कि 14 तारीख को असली नतीजे, एग्जैक्ट पोल का नतीजा सामने न आ जाए। क्योंकि एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी जिस तरह से इस देश में खत्म हुई है, शायद न्यूज चैनल और एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया, या फिर क्रेडिबल डेटा न दे करके, क्रेडिबल सवाल न पूछ करके, उनकी क्रेडिबिलिटी दिनों दिन खत्म होती जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो महिलाओं का टर्नआउट हुआ है, वो क्या नीतीश कुमार के लिए है? युवाओं का जो गुस्सा है, क्या वो तेजस्वी यादव को यश दिलाएगा? और प्रशांत किशोर का क्या होगा? तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 14 नवंबर का। लेकिन इस कार्यक्रम में जुड़े अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु, आप जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश रंजन जी, आप पटना से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत पांडे जी, लखनऊ से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ।